Hi friends, my name is Kanya Patel and in this video we'll study chapter number 1 of economics of class 11th Indian economy on the eve of independence. This is NCERT GSEB syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का 11वीं कक्षा की इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये NCERT और GSEB सिलेबस पे आधारित है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, in the first part of the chapter, we saw how the Britishers were engrossed in the colonial rules, creating whatever rules they want to, with the intention of making India a raw material supplier for the finished goods that they were manufacturing in Britain, so that they can be exported all over the world. They knew that the products that were manufactured in India, and even Indians were very good with their skills that were there apart from agriculture sector, because the quality of muslin cloth or cotton or any other things that were exported had a good reputation all over the world. दोस्तों, पहले हिस्से में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो भी कॉलोनियल रूल्स बना रहे थे, उनका हेतु सिर्फ एक ही था कि भारत को एक रॉ मटेरियल सप्लायर का देश बनाया जाए, ताकि वो रॉ मटेरियल अपने देश में इंपोर्ट करे और उनके इंडस्ट्रीज़ में उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स बना के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। हालांकि भारत के अपने एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि मसलिन क्लॉथ, कॉटन, बाकी प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे थे, उनकी क्वालिटी और उनके स्किल वर्कर्स इतने व्यापक थे देश में, और उतना अच्छा रेपुटेशन भी वर्ल्ड वाइड था। इसके बावजूद भी भारत का ग्रोथ रेट बहुत कम था, 2% एनुअली होता था, और उनका पर कैपिटा इनकम हर साल 0.5% ही इंक्रीज हो रहा था। The growth rate of India was hardly 2% every year, and the per capita income was also half. From here, we'll study ahead. Agriculture sector. India's economy under the British colonial rule remained fundamental agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in the village and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. भारत की इकोनॉमी ब्रिटिश शासन के दरमियान, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दरमियान पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। 85% भारत की जनता, सारी जनता जो थी, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर भी डिपेंडेंट थी। हालांकि वो उसमें कुछ लोग गांव में रहते थे या कुछ उससे विपरीत थे, लेकिन वो लोग सारे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे ही थे। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation and not infrequently unusually detrained. इसके बावजूद भी ये ऑक्यूपेशन, जब ज़्यादातर लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसमें स्टैग्नेंसी आई, मतलब उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, इनफ्रिक्वेंसी थी, तो पूरा डिटेरिएट होते जा रहा था। उसके लेवल स्तर, उसका जो प्रोडक्शन स्तर था, वो नीचे जा रहा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो थ्रू इन एब्सोल्यूट टर्म्स। द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीवेटिव एरिया अंडर कल्टिवेशन। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इस दरमियान एकदम कम होती गई, निम्न स्तर पर पहुंच गई। हालांकि कुछ एरिया में कल्टीवेशन चल रहा था, तो उसके वजह से जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टैग्नेंसी आई, वो खास करके आई लैंड सेटलमेंट की वजह से, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का सिस्टम्स थे, रूल्स थे, उसमें बहुत ही तकलीफ होती थी यहाँ के फार्मर्स को। इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। Particularly under the zamindari system, which was implemented in the then Bengal Presidency, comprising parts of India's present-day eastern states, the profit occurring out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators. दोस्तों, इसमें खास करके इस सिस्टम में हानि आई ज़मींदारी सिस्टम की वजह से। ये उस जगह पे हुई जो बंगाल प्रांत कहते थे। वो बंगाल प्रांत आज के देश के ईस्टर्न पार्ट्स में है, खास करके बांग्लादेश का तो एरिया था वहाँ पे। इसमें स्टैग्नेंसी इसलिए आई क्योंकि जितना भी मुनाफा एग्रीकल्चर सेक्टर में होता था, वो सारे ज़मींदार को जाता था, किसानों तो नहीं मिलता था उसमें से कुछ भी।
However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. इसके बावजूद काफ़ी हद तक जितने भी ज़मींदार थे, सिर्फ कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने इस एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ एग्रीकल्चर के दमन के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ही जवाबदार नहीं थी, ज़मींदार भी थे। The main interest of the zamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the agriculture cultivators. This caused immense misery and social tension among the latter. तो एकमात्र ध्येय इन ज़मींदार का क्या था कि उनसे आप भाड़ा वसूल करो, रेंट वसूल करो जिस ज़मीन पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद वो लोग ये नहीं देखते थे कि वो कल्टीवेटर की हालत क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी, वो गरीब हो रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है, जाने दो। उनका एकमात्र ध्येय था बस भाड़ा वसूल करना है। To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specific sums of revenues were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. तो इसके बावजूद जो टर्म्स थे, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेटलमेंट होती थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस ज़मींदार ने अडॉप्ट किए थे, अगर उस डेट पर पैसे जमा नहीं होते थे, अगर वो जमा नहीं होते थे तो ज़मींदारी सिस्टम के राइट्स भी चले जाते थे। तो बहुत ही दर्दनाक हालत में ज़मींदार भी थे और वहाँ के किसान भी थे। तो दो चीज़ें यहाँ समझ लेने की बात है कि ज़मींदार ने अपने पैसे टाइम पर डिपॉजिट नहीं किए हैं, अपने रेवेन्यूज जमा नहीं कराए हैं, तो उनका ज़मींदारी राइट्स चले जाएंगे। और किसान जो अपने ही खेत में काम कर रहे थे, वो भी वह मजदूर की तरह थे, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। Besides this, low level of technology, lack of irrigation facilities, negligible use of fertilizers all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity. इसके बावजूद जो टेक्नोलॉजी थी वो एकदम निम्न स्तर की थी, लो क्वालिटी की टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बराबर नहीं थी, फर्टिलाइजर्स हार्डली यूज़ करते थे। इसके बावजूद जो उनको उड़ान भरनी चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन में जो होनी चाहिए एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम कम थी। देयर वॉज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ relatively high yield of cash crops in certain areas of the country due to the commercialization of agriculture. इसके बावजूद कुछ एरियाज़ में कैश क्रॉप्स के वजह से कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज पूरे एग्रीकल्चर प्रोसेस को वहाँ कमर्शलाइज कर दिया था। बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स now they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industries back home. तो इसके बावजूद फार्मर्स की हालत तो बेहतर नहीं हुई, इकोनॉमिक कंडीशन भी उनका सुधरा नहीं, क्योंकि फूड क्रॉप्स के बजाय वो लोग कैश क्रॉप बना रहे थे जो कि ब्रिटिशर्स को अपने देश में काम में आ रहे थे। Despite some progress made in irrigation, India's agriculture sector was starved of investment in terracing, flood control, draining and desalination of soil. इरिगेशन फैसिलिटीज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरा इन्वेस्टमेंट एकदम नेग्लिजिबल था, फ्लड कंट्रोल नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम और डिसेंट्रलाइजेशन सॉइल का बहुत बद से बदतर हो जा रहा था। मतलब सॉइल भी व्यापक उतना एनरिच नहीं हो रहा था जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। While a small section of farmers changed their cropping patterns from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentives to invest in agriculture. फार्मर्स के कुछ हिस्सों ने उतना एग्रीकल्चर पैटर्न थोड़ा बदल दिया था, जो फूड क्रॉप्स है वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स में चले गए थे, और लार्ज सेक्शन जो फार्मर्स थे, जो टेनेंट्स थे, भाड़ूत थे फार्मर्स, जो मज़दूरों की तरह कहीं काम कर रहे थे, उनमें कोई उसमें कोई सिस्टम में कोई सुधार नहीं आया, रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया था, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया था एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर की और फार्मर्स की हालत बद से बदतर हो गई। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। As in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. जैसी हालत एग्रीकल्चर सेक्टर में थी वैसी हालत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी थी। इंडिया इस सेक्टर में भी अपना कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाया, कोई भी साउंड इंडस्ट्रीज़ ऊपर नहीं आए कॉलोनियल रूल के दरमियान। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक अप द प्राइड
of place so long enjoyed by the former। तो जिस हालत में हमारे फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी पूरे विश्व भर में, वो डिक्लाइन होती गई। कोई भी आगे नहीं आया उसका गर्व उठाने के लिए कि भाई नहीं चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसमें और कुछ संशोधन करते हैं, उसमें और कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सेक्टर को भी ऐसे ही छोड़ दिया। कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आगे नहीं आए अपने आप को आगे आगे के स्तर पर, आगे के लेवल पर लेके जाने के लिए। तो हालत इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी बद से बदतर होती जा रही थी। The primary motive of the colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold। एक प्राधान्य दिमाग में कॉलोनियल गवर्नमेंट का था कि इंडिया को दो स्तर पर डी इंडस्ट्रियलाइजिंग करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को नीचे लाना था, दो तरीके से या दुगने तरीके से। कैसे? द इंटेंशन फर्स्ट was to reduce India to the status of mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain, and second, to turn India into a sprawling market for the finished goods of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country, Britain। तो दो तरफा वार उनको करना था इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। पहला, जहाँ जो उनके रॉ मटेरियल्स बन रहे थे भारत में, वो रॉ मटेरियल्स सारे ब्रिटेन को भेजे जाए ताकि इंडिया जो यहाँ की चीज़ें बना रही है वो छोड़कर सिर्फ ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल बनाए। और दूसरा, इंडिया खुद एक मार्केट बन जाए वो फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए जो ब्रिटेन में बनते हैं। मतलब रॉ मटेरियल्स इंडिया में बनेंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में बनेंगे और वही फिनिश प्रोडक्ट्स बिकेंगे इंडिया में। तो दो तरफा नुकसान भारत को हो रहा था। एक तो यहाँ के खुद के प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाना बंद कर दिए, रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन के लिए बनाए और खुद एक बड़ा मार्केट बन गए ब्रिटेन के लिए। तो दो तरफा नुकसान भारत को हो रहा था। And just to explain further, this was a two-sided benefit for Britain as well. They were getting cheap raw materials from India, and then they were getting a huge market to export their finished products in India. तो यहाँ दुगना मुनाफा ब्रिटेन को भी हो रहा था। उनको सस्ते में रॉ मटेरियल्स भारत से ही मिल रहे थे और भारत का बड़ा मार्केट अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी मिल रहे थे। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handcraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods। तो बदलती इकोनॉमी का पिक्चर कैसा था? यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के जो बनाने वाले कारीगर थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, भारत का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ऊपर गया और उनके प्रोडक्ट्स जो थे बाहर में उनका डिमांड तो था ही, लेकिन वो भी कम होता गया क्योंकि यहाँ के मार्केट्स में उनके चीज़ बनना बंद हो गए थे। और भारत के मार्केट में जो यहाँ के कंज्यूमर्स थे उनको अब नए सप्लाई चीज़ चाहिए थी, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स चाहिए थी क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस था नहीं। तो लोकली मेड सप्लाई जो थी वो भी बंद हो गई थी। तो यहाँ के कारीगरों का आइटम बनना बंद हो गए, चीज़ें बनना बंद हो गई और उनको लोकल मार्केट मिलना भी बंद हो गया। This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain। ये जो डिमांड थी नई चीज़ों के लिए वो एकदम मुनाफेखोरी के ब्रिटेन को मिले क्योंकि उन्होंने क्या किया, सस्ते चीज़ इंपोर्ट किए, उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे ब्रिटेन से इंपोर्ट किए यहाँ पर इंडिया में। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very low। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में मतलब 1850 के बाद मॉडर्न इंडस्ट्री के रूट्स जो इंडिया में थे वो एकदम स्टैग्नेंट हो गए थे। उसके डेवलपमेंट भी एकदम स्लो प्रोसेस से हो रही थी। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू दी सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। शुरुआत में ये डेवलपमेंट जो था ये सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित हुई, वैसे शुरू हो गया। The cotton textile mills, mainly dominated by the Indians, were located in the western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal। So एक cotton textile mills जो जिनके अस्तित्व यहाँ भारत में थी वो ज़्यादातर वेस्टर्न पार्ट में हुई भारत के, गुजरात और महाराष्ट्र में, और जूट की टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी जो उस पर दबदबा फॉरेनर्स का था वो बंगाल के क्षेत्र में हुई। Subsequently, the iron and steel industry began coming up in the beginning of the 20th century। इसके परिणाम स्वरूप आयरन और स्टील इंडस्ट्री भारत में आने की शुरुआत हो गई 20वीं सदी के शुरुआत में। The Tata Iron and Steel Industry (TISCO) was incorporated in 1907।
टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री टिस्को जिसको कहते हैं वो 1907 में शुरू हो गई। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कुछ और इंडस्ट्रीज जैसे कि शक्कर, सीमेंट, कागज़, पेपर की ये इंडस्ट्रीज दूसरे विश्व युद्ध के बाद आने लगी। हाउएवर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इसके बावजूद कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज प्रमोट करने के लिए यहाँ कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे प्रमोट कर सके। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन्स, टूल्स विच आर इन टर्न यूज टू फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स ऑफ करंट कंज्यूमर्स। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो आगे मशीन्स बनाते हैं ताकि आगे आर्टिकल प्रोड्यूस कर सके करंट कंजम्पशन के लिए। The establishment of a few manufacturing units here and there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handcraft industries। छोटे छोटे इक्का दुक्के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो यहाँ वहाँ आ रहे थे वो भारत के होलसेल इंडस्ट्रीज़ को, जो ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उनको सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। फर्दरमोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रिमेंड वेरी स्मॉल। तो ये जो नई इंडस्ट्री आ रही थी वो नई इंडस्ट्री यहाँ के GDP के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए ऊपर आने के लिए काफ़ी नहीं थी। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector। दूसरा तकलीफ़ यहाँ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये था कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा वहाँ नहीं मिला, एकदम लिमिटेड था, बहुत कम लेवल पे था। दिस सेक्टर रिमेंड कन्फाइंड ओनली टू दी रेलवेज, पावर जनरेशन, कंजम्पशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये सेक्टर लिमिटेड रहा कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि रेलवेज़ में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स में जो हमारे बंदरगाह थे, और कुछ अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी ढंग से ऊपर नहीं आ रहा था, हालत बद से बदतर हो रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी वही हालत थी। तो यू सी द सिनेरियो वाज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। द एग्रीकल्चर सेक्टर wasn't developing either. The farmers were facing a lot of heat over there, a lot of problems in their personal life as well. And on the second part, the industrial sector, there was no improvement in the industrial sector as well. Friends, the second part of this chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, इस पार्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।